गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एसएनपी केमिस्ट्री क्लास में। आज हम लोग बहुलक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि पहला और दूसरा लेक्चर आप देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो भाई जल्दी जाओ देख कर आओ, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो समझने में दिक्कत होगा और आपको प्रॉब्लम होगा, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक डालिएगा। हम आपको बहुलक का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे थर्मोसेटिंग और क्या सर, थर्मोप्लास्टिक, बहुलक में अंतर बताए थे। तो टॉपिक डालिएगा, बहुलक का वर्गीकरण में ही टॉपिक डालिएगा, लिखिएगा बनाने, टॉपिक डालिए, टॉपिक डालिएगा बनाने के प्रणाली के आधार पर, बनाने के प्रणाली के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण, बनाने के प्रणाली के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण लिख लिए। इसमें पता है हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, तो एक नंबर में टॉपिक का नाम डालिएगा योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक सर इंग्लिश क्या होता है इसका, तो लिख लीजिएगा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। चलिए टॉपिक का नाम डालिए योगात्मक बहुलक एडिशन पॉलीमर, टॉपिक का नाम लिख लिए। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा आप बताइए, अगर ये बहुलक है तो इसको बनाने के लिए सरल अणु चाहिए, छोटे छोटे पार्ट, याद है आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक, इंग्लिश में मोनोमर। तो भाई यह जो बहुलक है वह किस प्रकार के एकलक से बनता है, तो आंसर होगा असंतृप्त। सर असंतृप्त क्या होता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कहानी समझ में आ रहा है, मतलब यह उस तरह के एकलक से बनते हैं जिसके एकलक में वह, मतलब यह उस एकलक से बनते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है आपको, इस प्रकार के बहुलीकरण में किसी चीज़ का विलोपन नहीं होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। मतलब हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित करेंगे और कुछ जोड़ेंगे। तो बताइए योगात्मक बहुलक में आपको क्या क्या समझ में आया। पहली बात कि सरल अणु जो होंगे इसके जो एकलक होंगे वो असंतृप्त होंगे, मतलब बताइए सर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया। दूसरी पॉइंट कि इस तरह के बहुलीकरण में किसी चीज़ का विलोपन नहीं होगा, मतलब जल, अमोनिया, अल्कोहल जैसे अणु को हम बाहर नहीं करेंगे, विलुप्त नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात ये है कि ये जो अभिक्रिया जो होगी वह योगात्मक अभिक्रिया होगी। योगात्मक मतलब जोड़ना, सर एकात्मक अभिक्रिया मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित करो, कुछ जोड़ो, यही बात यहाँ पे होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, ये जो बहुलीकरण है वो 3 चरण में होती है, 3 स्टेप में होती है। एक को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, मतलब चेन को स्टार्ट करो, कोई एक ऐसा कंपाउंड आएगा जो डबल बॉन्ड को तोड़ देगा बीच से, तो इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, मतलब चेन को स्टार्ट कर रहे हैं। जब चेन को स्टार्ट करोगे तो आगे भी तो बढ़ेगा ना, तो उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, चेन आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ा रहे हैं तो रोकना भी तो होगा ना, तो उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। मतलब यहाँ पर हर स्टेप एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, चेन स्टार्ट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, अब आगे बढ़ेगा तब तो रोक पाएंगे ना, तो इसलिए इसका दूसरा नाम होता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, ठीक है। तो लिखिएगा योगात्मक बहुलक का परिभाषा लिखिए, कॉपी
पेन लेकर आपको आना था, आपको पता ही है, नहीं लेकर आए हैं तो जल्दी लेकर आइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखिएगा योगात्मक बहुलक का परिभाषा लिखिए। वैसे बहुलक जिसका निर्माण असंतृप्त एकलक के अणुओं के परस्पर जुड़ने से होता है। असंतृप्त एकलक के अणुओं के परस्पर जुड़ने से होता है उसे योगात्मक बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। चलिए अब नीचे लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन। इस प्रक्रिया में सरल अणु जैसे जल, अल्कोहल, अमोनिया इत्यादि का विलोपन नहीं होता है। समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम? बस 2 स्टेटमेंट। पहला है कि स्वाभाविक बात है, बहुलक है तो एकलक होंगे। एकलक कैसे होंगे? तो असंतृप्त होंगे। कैसे होंगे? असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। उसके अलावा एक और बात किया जाए कि सर इसमें किसी चीज़ का विलोपन होगा, तो ना, इसमें किसी भी चीज़ का विलोपन नहीं होगा। कोई भी पद को हम निष्कासित नहीं करेंगे, जैसे जल, अमोनिया, अल्कोहल, ये सब को बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो टॉपिक डालिएगा योगात्मक बहुलक का उदाहरण। बहुत सारा उदाहरण पढ़ेंगे। योगात्मक बहुलक का उदाहरण। योगात्मक बहुलक का उदाहरण। योगात्मक बहुलक का उदाहरण लिख लिए। चलिए फर्स्ट लिखिएगा 1 नंबर में पॉलीथीन। इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या लिखिएगा? पॉलीथीन लिख दिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिए हम। उसके अलावा सर बताइए इसका एकलक क्या है? चलिए एकलक लिखते हैं। इसका एकलक है इथिन। लिख दिए। सर इसकी संरचना क्या है? तो ये संरचना है। बढ़िया है, लॉटरी लग गया, डबल बॉन्ड आ गया ना। योगात्मक बहुलक तो है ही। चलिए बनाएंगे कैसे? आपको याद है एक सरल अणु है जिसको हम एकलक बोलते हैं। तो बार बार n बार ना CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या करना है जल्दी बता दीजिए। इसकी क्रिया विधि हम आपको बताएंगे। अभी तत्काल में वो ट्रिक बताएं। ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ के सिंगल कर दीजिए, काम खत्म। डबल बॉन्ड को सिंगल कीजिए, तब बोलिएगा CH2 घेर के यहाँ कै बार लिख दिए? n बार। कहिए कि सर क्या दोनों में फ़र्क है? हाँ फ़र्क है। यहाँ पर इथिन जो है वो n बार है। कितना बार है? n बार। लेकिन बताइए यहाँ पर n बार है,
लेकिन एक ही अणु में है। यहाँ n बार अलग अलग है। देखिए यहाँ 10 बार लिख सकते हैं, 20 बार लिख सकते हैं, n के जगह पर 40 बार लिख सकते हैं, 50 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 50 बार, 40 बार, 100 बार है, लेकिन सब एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग है। जो अलग अलग एक साथ जुड़कर, परस्पर जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर लिया। देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट घेर के n लिखे हैं, जबकि यहाँ पर यही चीज़ n बार है। तो CH2 जुड़ गया एक दूसरे से और एक बड़ा सा अणु का निर्माण किया। ठीक है, तो इसका नाम तो आप जानते ही हैं, इसका नाम क्या है? इथिन। इसका नाम क्या है? पॉलीथीन। ट्रिक क्या बताया? ट्रिक जो बताएं ध्यान में रख लिए ना। क्या ट्रिक बताएं? बताइए। ट्रिक यही बताया है ना कि डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बना देना है। ठीक है, आई तो स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है, और घेर के कई बार लिख दिए? n बार। ठीक है, अच्छा यही प्रक्रिया पता है क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलीकरण। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो जल्दी नोट कीजिए। अब देखिए हम आपको नोट का टाइम नहीं देंगे, आपको पता है क्या काम करना है? दो तरीका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा तरीका है क्या कि रोक दीजिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा और आप फिर लिख लीजिएगा, फिर चला के आप वीडियो के स्टार्ट करके फिर आप दोबारा। कोई प्रॉब्लम? तो चलिए हम तब तक आप देखिए इसको, और हम काउंट करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। 5 तक काउंट करेंगे, तब तक आपको ले लेना है 1 2 3 4 5। चलिए अब इसका यूज देख लेते हैं, तो नीचे लिख लीजिएगा इसका उपयोग खिलौना, पाइप, प्लास्टिक की थैली, बोतल, विद्युतीय तार के कुचालक, विद्युतीय तार को कुचालक, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन, कचरे का डिब्बा इत्यादि बनाने में किया जाता है। हो गया? तो कोई पूछे कि पॉलीथीन का एकलक क्या है, तो इथीन। और कैसे याद रखेंगे? तक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एकलक के बारे में, बहुलक का पूछे तो क्या कीजिएगा? बस डबल को सिंगल कर देना है, स्टार्ट एंड करेंगे और ब्रैकेट में घेर के इन लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसका उपयोग भी बता दिए। विद्युतीय तार के कुचालक समझते हैं ना, तार के अंदर में क्या होता है? तांबा, जानते हैं तांबा का तार ये सब होता है। तो क्या करते हैं हम? उसके ऊपर से इस पॉलीथीन को लपेट देते हैं ताकि क्या हो जाए? वो विद्युत का कुचालक हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अदरवाइज तांबा अगर हाथ से छूइएगा तो विद्युत का सुचालक होता है। हो गया, ये आपको करंट लग जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। चलिए ये कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा इसका उदाहरण देखिएगा, तो दूसरा लिखिएगा। दूसरा इसका जो उदाहरण है वो है पॉलीप्रोपीन। तो हम क्या करते हैं? पॉली को रहने देते हैं और प्रोपीन लिख देते हैं। देखिए इसमें ऐसे भी इधर से भी लिख सकते हैं, तो इतना इसमें तामझाम नहीं करने की ज़रूरत है। पॉलीप्रोपीन, इंग्लिश लिख दिए, पॉलीप्रोपीन। हो गया? चलिए अब एकलक हमको बताना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे और आप बता भी रहे हैं कि सर यही तो एकलक है। एकलक दिख रहा है छोटा, इसका छोटा इकाई बोलिए, प्रोपीन। इंग्लिश वही प्रोपीन। ठीक है सर, संरचना बता दीजिए। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है और नीचे CH3 को लटका देना है। हो गया काम खत्म। उसी के रिस्पेक्ट में याद कर लेंगे। और अगर 10th पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, तो हमको क्या बताना, आपको खुद ही पता होगा कि 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग ये नहीं जोड़ते हैं। चलिए हो गया। अब आपको बनाना है तो क्या करेंगे ज़रा बता दीजिए। यहाँ क्या है ज़रा देखिए तो, CH3 है क्या? हाँ सर। यहाँ भी क्या है ज़रा बता दीजिए तो, CH3 है क्या? हो तो गया।
ए क्या है? प्रोपीन। और ए क्या है सर? पॉलीप्रोपीन। कोई प्रॉब्लम? तो आप देख लिए होंगे। तो इसमें भी कुछ खास बात नहीं, बस डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बना देना। बना लोगे तुम अच्छे बच्चे हो। और पॉलीप्रोपीन आप समझ में आ रहा है, इसका एक अलग प्रोपीन हो गया। कैसे याद रखेंगे? तो डबल बॉन्ड के नीचे क्या लटका हो रहेगा? CH3, ठीक है। और आगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम काउंट करते हैं जल्दी। रेडी? 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसका उपयोग खिलौना, रस्सी, पाइप, दरी इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब अगला लिखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसको हटाते हैं, 3 नंबर ना। देखिए हिंदी ऐसे ही लिखते हैं, NCERT में जैसे लिखा हो ना वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस सब का इंग्लिश नाम ध्यान में रखें। क्या हो जाए बोलिए? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पता है हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? PVC। तो ये कैसे सर? तो P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड। अब एक लग तो आप भी चिल्ला सकते हैं, कहिए कि हमको भी पता चल गया, तो बता दीजिए ना, लिख दे विनाइल क्लोराइड। अब कहिए कि सर ये क्या होता है? तो आपको पता है डबल बॉन्ड रहता ही है, बस इसी को विनाइल बोलते हैं और नीचे Cl लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Cl। यहाँ क्या हो जाएगा? Cl। इसका नाम बताइए तो। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड। अच्छा, इसका नाम क्या है? PVC लिख दे शॉर्ट में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कहानी ख़त्म हो गया। नोट कर लीजिए, कुछ खास है ये नहीं। क्या लटका हुआ नीचे? Cl। तो PVC जो पाइप जो का नाम सुनते होंगे इसी से बनता है, नोट कीजिए। तो PVC का एक अलग क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। विनाइल मतलब डबल बॉन्ड और नीचे क्लोराइड है तो Cl है तो क्लोराइड लिखेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी। काउंट करते हैं हम 1। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप रोक के भी लिख सकते हैं, रोक दीजिएगा तो वीडियो रुक जाएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा तो हम भी आपके साथ बोल रहे हैं स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिएगा 1 2 3 4 5 नीचे यूज लिखिएगा इसका उपयोग पाइप, बरसाती रेनकोट, प्लास्टिक के गुड़िया, सीट, हैंडबैग देखते हैं हाथ में, हैंडबैग, टेबल क्लॉथ, टेबल पे जो क्लॉथ कपड़ा जो बिछाते हैं सो टेबल क्लॉथ इत्यादि बनाने में किया जाता है। बढ़िया, समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि सर अगला बता दीजिए। तो चलिए हम 4 बता देते हैं।
फोर्थ एग्जाम्पल पता है क्या, पॉलीस्टाइरिन। इससे एक करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है कि पता है रिसेंटली में जो सुने होंगे तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ था, पता है ये इसी बहुलक को बनाने का फैक्ट्री था, पॉलीस्टाइरिन। और कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, पता है स्टाइरिन गैस का। तो इतना तो जान गया कि पॉलीस्टाइरिन लिख दिया मैंने, ये बहुलक एकलक आपको पता चल ही गया होगा। बताइए तो जल्दी, स्टाइरिन ना हिंदी लिखा हुआ ही है, चलिए कहते हैं तो हम लिख देते हैं। स्टाइरिन मैंने लिख दिया, स्टाइरिन। पता है कुछ नहीं करना, यहाँ बेंजीन C6H5 फिनाइल हो गया क्या। यहाँ बता दीजिए सर, यहाँ भी वही काम करना है क्या, C6H5, और यहाँ भी वही काम करना है, लिख दिया मैंने। ये क्या है बता दीजिए, स्टाइरिन, और ये क्या है, पॉलीस्टाइरिन। कहानी ख़त्म। कैसे याद रखोगे कि वह डबल बॉन्ड में ना नीचे क्या लग गया है, बेंजीन जैसे C6H5, ठीक है, फिनाइल। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ खास था नहीं इसमें, फिर भी लिख लीजिए, लिखना तो पड़ेगा। लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया होगा। लिखिएगा नहीं, इसमें लिखिए, एरो देख के नीचे लिख सकते हैं आप। इसका निर्माण स्टाइरिन के बहुलीकरण के द्वारा होता है। इसका निर्माण, हाँ भाई सही बात है, स्टाइरिन के द्वारा ही तो होता है। इसका निर्माण स्टाइरिन के बहुलीकरण के द्वारा होता है, स्टाइरिन के बहुलीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसका उपयोग खिलौना, कप, रेडियो तथा टीवी के कैबिनेट, देखे होंगे ना रेडियो टीवी के ऊपर में जो रहता है, सो रेडियो तथा टीवी, टेलीविज़न, रेडियो तथा टीवी के कैबिनेट बनाने में किया जाता है, कैबिनेट बनाने में किया जाता है। हो गया। ये भी लिख सकते हैं, नीचे एरो देखिए, इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है। समझ गए होंगे, इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अब 5 में लिखिएगा। क्वेश्चन 5 में क्या है सर बताइए। 5 में है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल,
पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इंग्लिश पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल लिख दिए। पता है शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पैन। समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। पी से क्या? पॉली, ए से क्या? एक्रिलो, और एन से क्या? नाइट्राइल। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN, ठीक है। अब हमको एकलक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे एकलक। तो सर इसके एकलक का नाम क्या है बता दीजिए, बोलिए तो क्या हो जाएगा? लिख देते हैं हम, इंग्लिश में ही लिख देते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। और पता है इसी को हम बोलते हैं दूसरा विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। कैसा होता है सर? तो बस कुछ नहीं, विनाइल डबल बॉन्ड है और नीचे क्या लगा देंगे? CN। यहाँ भी क्या लगा देंगे ज़रा जल्दी बता दीजिए? यहाँ भी CN ही लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा ज़रा बता दीजिए? यहाँ भी CN ही लगेगा। क्या लगेगा? CN। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? इसका नाम हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल और इसका नाम क्या हो जाएगा? पैन। पता है इसी का दूसरा नाम है ऑर्लॉन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूरा नाम तो जानते ही हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो ट्रिक क्या बताए कि डबल बॉन्ड में क्या नीचे, डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन है उसके नीचे क्या रहेगा? CN रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा, इसमें एक लाइन लिखिएगा पहले, इसमें एरो देखिए, लिखिए इसका निर्माण एक्रिलोनाइट्राइल, दिख रहे होंगे आपको, एक्रिलोनाइट्राइल के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगात्मक बहुलीकरण से होता है। सही बात है। एक्रिलोनाइट्राइल के योगात्मक बहुलीकरण के किसके उपस्थिति में? तो यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं परऑक्साइड उत्प्रेरक है। क्या है यह? परऑक्साइड उत्प्रेरक। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। काउंट करें, स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5, डन। चलिए नीचे लिख लीजिएगा। इसका उपयोग कपड़ा, दरी, कंबल इत्यादि बनाने में किया जाता है। इत्यादि बनाने में किया जाता है। हो गया? इत्यादि बनाने में किया जाता है। पता है ये ऊन का बेहतर विकल्प है, तो इसको ऊन के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो लिखिएगा अगला एरो देके, इसे ऊन के साथ भी मिलाया जाता है। इसे ऊन के साथ भी मिलाया जाता है। इसे ऊन के साथ भी मिलाया जाता है। लिख लिए? कोई प्रॉब्लम? चलिए हो गया होगा।
चलिए 6 नंबर में लिखिएगा, हटा देते हैं सबको क्योंकि एक ही में बार बार। अब 6 नंबर में क्या पढ़ाइएगा सर? तो 6 नंबर में लिखिएगा टेफ्लॉन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है, लिख देते इंग्लिश में ही, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन। शॉर्ट क्या है सर? PTFE, ठीक है। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन। P से पॉली, T से टेट्रा, F से फ्लोरो और E से इथिन। टेफ्लॉन। इसका एकलक क्या है? तो सर इसका एकलक तो आपको भी दिख रहा है और हमको भी, क्या है ज़रा बताइए? टेट्रा फ्लोरो इथिन। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए, टेट्रा फ्लोरो इथिन। हो गया। मतलब टेट्रा मतलब 4 गो फ्लोरीन है डबल बॉन्ड इथिन में, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, एकलक पता चल गया। अब तो कहानी में कोई दम ही नहीं है, आप कई बार रखोगे इसको? N बार। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 हो गया। क्या करोगे जल्दी बता दो, क्या करोगे? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 घेर के कई बार लिख देंगे? N बार। इसका नाम क्या है? अभी तो बताए हैं, टेट्रा फ्लोरो इथिन। और इसका नाम सर क्या है? तो टेफ्लॉन बोलिए, आ नहीं तो PTFE बोलिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, पहले एक लाइन लिखिए इसमें, टेफ्लॉन में VVI कर लीजिएगा। पहले तो लिखिए इसमें, इसका निर्माण टेट्रा फ्लोरो लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख लीजिए। टेट्रा फ्लोरो इथिन को पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने से होता है। उच्च दाब पर गर्म करने से होता है। नोट कीजिए जल्दी, उत्प्रेरक उच्च दाब, जल्दी। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है यहाँ से, एक तो इसका यूज, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि टेफ्लॉन का एकलक क्या है, तो टेट्रा फ्लोरो इथिन। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ ज़रा कि PTF का पूरा नाम क्या है, तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा बहुलक है जिसमें फ्लोरीन होता है, तो इसमें फ्लोरीन है नहीं, 4 बार फ्लोरीन है। तो ये सब क्वेश्चन आता है। और एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो न चिपकने वाला बर्तन के निर्माण में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पे आते हैं, 1 2 3 4 5, डन। नीचे लिखिएगा, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। मतलब रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने का मतलब तेजाब का, पेट्रोल का, आग का, इस सब पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। अगला लिखिए, इसका उपयोग न चिपकने वाला बर्तन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंग्लिश, नॉन स्टिक कुकवेयर,
न चिपकने वाला बर्तन, नॉन स्टिक कुकवेयर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, इसका उपयोग गैस्केट, वायल सील इत्यादि के बनाने में भी किया जाता है, इत्यादि के बनाने में भी या निर्माण में भी, इत्यादि के बनाने में भी किया जाता है, हो गया। कोई प्रॉब्लम? एक बार बताइए कि सर गैस्केट वायल सील क्या है। अच्छा देखते हैं ना, आप मशीन में देखते होंगे, मोटर इस सब में एक वाशर जैसा रहता है ना, देखे होंगे आप लोग, उसी को तो गैस्केट बोलते हैं। मशीन में भी जब दो पार्ट ज्वाइन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग वायल सील गैस्केट लगाते हैं। सिंपल भाषा में वाशर भी हम इसको बोलते हैं, बट गैस्केट वायल सील ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। टेफ्लॉन तो हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, इसी से रिलेटेड एक और पढ़ा देते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं, बट पढ़ लीजिएगा। लिखिए 7, हटा देते हैं इसको। सर 7 क्या है? तो ये रहा 7, पॉली इंग्लिश क्या? पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट, शॉर्ट PMMA। कैसे? P से पॉली, M से मिथाइल, M से मेथ और A से एक्राइलेट। एक लाख बताइए, आपको बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, बट सुन लो, बोलो मिथाइल, बोलो मेथ एक्राइलेट। बढ़िया है। कैसा होगा? CH3 नीचे में COOCH3 डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं कै बार? N बार। बोलो जैसे है वैसे लिख दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। क्या करोगे आप? तोड़ देना इसको बीच से, सिंगल CH3 नीचे COOCH3 सिंगल CH2 घेर के कै बार? N बार। इसका नाम बताइए। मिथाइल मेथ एक्राइलेट। वाह वाह, क्या बात है। इसका नाम बताइए PMMA। चलो बढ़िया। ये क्या कहलाता है सर? बहुलीकरण। क्या कहलाता है? बहुलीकरण, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। काउंट करें 1 2 3 4 5। चलिए अब लिखिएगा, इसका उपयोग लेंस, जानते हैं
लेंस, आँख में आई लेंस, लेंस, वायुयान की खिड़की एयरक्राफ्ट, वायुयान की खिड़की, वायुयान की खिड़की, प्लास्टिक के आभूषण, प्लास्टिक के आभूषण इत्यादि, प्लास्टिक के आभूषण इत्यादि के निर्माण में किया जाता है, किया जाता है। लिखिएगा, इसे प्लेक्सी ग्लास भी कहते हैं, प्लेक्सी ग्लास, पर्सपेक्ट, ल्यूकाइट, ये सब इसी का नाम। लिखिएगा, इसे प्लेक्सी ग्लास, प्लेक्सी ग्लास लिखा होगा बोर्ड पे, देख लीजिए। पर्सपेक्ट, पर्सपेक्स, ल्यूकाइट, लिक्वाइड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 7 पर। 7 में क्या है, तो देखिए 7 में जो हम लोग पढ़ेंगे वह 7 में है क्या सर, तो 7 में ज़रा हम लोग देख लेते हैं। 7 में ना एक्चुअली में 7 तो पढ़ चुके हैं। 8 में है प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, इंग्लिश नेचुरल रबर। ठीक है, टॉपिक बना के पढ़ाएंगे, अभी तो बस योगात्मक बहुलक से हम इसको समझा रहे हैं। उदाहरण में एकलक क्या होगा, तो सर इसका एकलक होगा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है, तो फटाक से मैं आंसर दीजिएगा आइसोप्रीन है बस। तो प्राकृतिक रबर का एकलक क्या हो गया, आइसोप्रीन। संरचना तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यही होती है। किसका स्ट्रक्चर है ये, आइसोप्रीन का। CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर में क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 है। अब बने क्या ये प्राकृतिक बहुलक है, हाँ तो पेड़ पौधा से मिलता है तो प्राकृतिक बहुलक तो है ही। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये समबहुलक है, बिल्कुल एक प्रकार के एकलक से बना है जिसका नाम है आइसोप्रीन, तो है। क्या यह योगात्मक बहुलक है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है। बनाएंगे कैसे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, उसको कै बार, n बार ना ले आइए उठा के वहाँ से। चलो पता है क्या करना है, डबल दिखाई दे रहा है ना, सिंगल, डबल दिखाई दे रहा है, सिंगल, और ये सिंगल है ना, डबल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो देखिए इस बॉन्ड को अगर हम बीच से तोड़ेंगे ना, इस बॉन्ड को बीच से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, बीच से टूटता है। इसको भी तोड़िएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा, आगे वाला से जुड़ेगा, ये वाला इधर से जुड़ेगा, लेकिन यह दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके क्या बना लेगा, सिंगल से डबल। तो समझ गए होंगे आप, सिंपल भाषा में क्या बोले, डबल को सिंगल और सिंगल को डबल, हो गया ये। अब आपको पता है ये बहुलीकरण है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, स्टार्ट कीजिए जल्दी, स्टार्ट, बोलो। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड C, CH2 घेर के कई बार लिख देंगे, n बार। क्या इसका नाम क्या है, आइसोप्रीन। इसका नाम क्या है, पॉली आइसोप्रीन बोलिए, नहीं तो प्राकृतिक रबर बोलिए। ठीक है, हाँ तो पहले इसको लिखिएगा, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए क्योंकि इसको फिर से दोबारा पढ़ाना ही है।
तो वहीं पे सारा बात लिखा देंगे। एक टॉप क्लास का क्वेश्चन कौन सा आ रहा है यहाँ से कि प्राकृतिक रबर का एकलक कौन है, तो जल्दी से मैं आंसर दीजिएगा, आइसोप्रीन। या आइसोप्रीन से कौन सा बहुलक का निर्माण होता है, तो प्राकृतिक रबर। ठीक है, बढ़िया। तो काउंट करें, लिखिएगा अब 1 2 3 4 5, डन। चलिए अब लिखिएगा, इसका उपयोग जूता, गोल्फ बॉल, एक खेल होता है ना, गोल्फ बॉल इत्यादि के निर्माण में किया जाता है, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक डाल लीजिए 9 नंबर में। पता है इसी के सदृश है। 9 नंबर में क्या है सर बताइए, नियोप्रीन। चलो नियोप्रीन। और एक लॉटरी लग गया कि इसका एकलक पता है क्या है, बड़ा आसान है इसका एकलक है क्लोरोप्रीन। क्या है एकलक, क्लोरोफिन। हमने लिख दिया क्लोरोप्रीन। और लॉटरी लग गया कि सर बस यहाँ Cl होगा, काम ख़त्म हो गया मेरा। यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, बढ़िया। तो इसका नाम बताइए, इसका नाम तो हो जाएगा सर क्लोरोप्रीन। और इसका नाम क्या लिख दें हम, बताइए जल्दी सिन्मा, नियोप्रीन। क्या सहबहुलक या समबहुलक, समबहुलक। ठीक है, और ये प्राकृतिक वाला रबर नहीं है, ये संश्लेषित रबर, हम इसको प्रयोगशाला में बनाए हैं। दूसरी नंबर बात, किसके एकलक कौन है, क्लोरोप्रीन। इसका गुण किसके जैसा होता है, प्राकृतिक रबर से, बस उसी के गुण में हम लोग सुधार करके उससे थोड़ा अच्छे बनाए हैं, लेकिन मिलता जुलता है दोनों। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पहले तो इसमें एक लाइन लिखिए, इसका निर्माण क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक का मतलब क्या, जैसे ये डबल बॉन्ड अभी देखे थे ना आप, ठीक है, तो आपको पता है ना एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन अगर बीच से तोड़ दीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं मुक्त मूलक, इंग्लिश में फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक बहुलीकरण के द्वारा होता है, बहुलीकरण के द्वारा होता है, बहुलीकरण के द्वारा होता है, बहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया, चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, काउंट करते हैं हम। नियोप्रीन टॉपिक डालने के बाद वो लिखना था, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, डन। चलिए आप नीचे लिख लीजिएगा, यह संश्लेषित रबर का उदाहरण है, यह संश्लेषित रबर का उदाहरण है, यह संश्लेषित रबर का उदाहरण है, बढ़िया। फिर नीचे लिख लीजिएगा, इसका उपयोग वाहक पट्टे, देखते हैं ना आटा चक्की सब में मोटर से उस चक्की को कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट लगा होता है, तो वाहक पट्टे, गैसकेट अभी बताए हैं, गैसकेट विद्युतीय तार को कुचालक,
विद्युतीय तार को कुचालक, ऑटोमोबाइल पार्ट, गाड़ी में जो देखते हैं ना रबर का बना हुआ ये सब, ऑटोमोबाइल पार्ट इत्यादि के निर्माण में किया जाता है, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ये भी लिख सकते हो हॉज पाइप, कहीं लिख लीजिए, इत्यादि से पहले लिख लीजिएगा हॉज पाइप, हॉज पाइप वही मोटर का जो पाइप ये सब होता है ना, हॉज पाइप। या देखते हैं ना कभी कभी हम लोग क्या काम करते हैं, एक पाइप सा जोड़ते हैं बगीचा वगीचा में पानी छिड़काव करने के लिए, हॉज पाइप इत्यादि के निर्माण में किया जाता। हो गया, आगे लिखिएगा। इसमें वनस्पति तथा खनिज तेल के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है, उत्कृष्ट प्रतिरोध होता है। क्या समझ में आया ये आपको? इसका मतलब तेल जो हो गया ना, तेल हो गया सरसों तेल या कोई भी पेट्रोल डीजल केरोसिन सब, इस सब के प्रति इसमें प्रतिरोधकता होती है, मतलब इसको रोकने की क्षमता होती है, इन सब चीज़ों से जल्दी ये खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा। 10 तो पढ़ लिए, अब 11 क्या है? तो 11 12 बिल्कुल एक ही जैसा, 9 पढ़ लिए, 10 11 एक ही जैसा है। तो देखते हैं ज़रा ध्यान से, कोई एक ध्यान में रखिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 10 में पढ़ेंगे ब्यूना एन, इंग्लिश वही ब्यूना एन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो गया ये? अब इसका एकलक क्या है? मेन कहानी तो यहीं पे है। ठीक है, तो सर इसका जो एकलक है ना वो 2 एकलक है। एक तो है ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 3 1 3 पर, डाई मतलब 2 और ENE मतलब डबल बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। समझ रहे होंगे कि कैसे बनेगा। सो पता है इसका नाम ब्यूटा 1,3 डाइन क्यों है? क्योंकि 1 पर और 3 पर 2 गो डबल बॉन्ड है, तो 1 3 डाई ENE तक ख़त्म हो गया, और ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 2 बार है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे? ENE। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा क्या है? तो यहाँ N जो है ना वो बताता है एक्राइलो नाइट्राइल को। और अभी तो आप पढ़े हैं, ज़रा बताइएगा, डबल बॉन्ड में नीचे क्या लटका हुआ रहेगा? CN। क्या लटका हुआ रहेगा? CN। हो गया, चलिए अब इसको भी N बार और इसको भी N बार लिखते हैं। तो लिखिए ना N बार, बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, बढ़िया है। ये भी N बार, बता दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 CN, बढ़िया है। क्या करेंगे बताइए? बड़ा आसान सा है। पहले तो इसको कैसे बनाओगे बोलो? स्टार्ट करेंगे, डबल है तो सिंगल, सिंगल है तो डबल, डबल है तो सिंगल, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा, और डबल है तो सिंगल। तो कैसे, ज़रा एक बार बताइए तो। स्टार्ट कीजिए, बोलिए, हम नीचे बैठ जाते हैं, बोलिए CH2 सिंगल CH डबल CH CH2, और इससे ही जुड़ जाएगा तो CH CN CH2, घेर के N बार। इसी का नाम क्या है? ब्यूना N। और ये क्या है? बहुलीकरण। एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बस इसका पढ़ ही चुके हैं, इसका पढ़ ही चुके, बस दोनों को जोड़ देना है। पहला क्वेश्चन, सहबहुलक या समबहुलक? सहबहुलक 2 है ना,
योगात्मक है, बिल्कुल है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। तो पहले तो ये टॉपिक डाल के नीचे एरो देख के लिखिएगा, इसका निर्माण ब्यूटा 1,3-डाइन तथा एक्राइलोनाइट्राइल के योगात्मक बहुलीकरण परऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में कराने से होता है। ठीक है, क्या लिखें? इसका निर्माण ब्यूटा 1,3-डाइन तथा एक्राइलोनाइट्राइल का योगात्मक बहुलीकरण परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने से होता है। यहाँ पे उत्प्रेरक कौन होता है? परऑक्साइड होता है। बढ़िया, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, काउंट करते हैं हम रोक के या स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 डन। रोक के लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा एरो देके। यह एक संश्लेषित रबर है। हो गया। नेक्स्ट एरो देख लिखिए। यह सहबहुलक का उदाहरण है। स्वाभाविक बात है, दो है ना, दो प्रकार के एकलक है ना। यह सहबहुलक का उदाहरण है। अगला लिखिएगा, इसे नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, शॉर्ट में NBR, इसे नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर शॉर्ट में NBR भी कहते हैं। हो गया, आगे लिखिएगा। यह पेट्रोल स्नेहक तेल, वही मोबिल ग्रीस जिसको बोलते हैं, स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधी है। इसका मतलब समझ में आया ना, कि मतलब कि मोबिल का और बोलिए पेट्रोल, डीजल, इन सब को कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इस सब का कोई प्रभाव पड़ता है, बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ को रोकने प्रतिरोधी है, इन सब चीज़ों को रोक सकता है। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा। इसका उपयोग ईंधन टैंक मोबिल, डीजल, ये सब ईंधन टैंक, वायल सील, थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, वायल सील इत्यादि के निर्माण में किया जाता है।
इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन आता रहता है कि ब्यूना एन में सबका मतलब बता दीजिए, तो ध्यान से लिख लीजिएगा। ब्यूना एन में पता है ब्यू जो होता है ना वो किसको बताता है, ब्यूटाडाइन को, ध्यान रखिएगा। और Na जो है ना वो पता है क्या है, Na जो है वो संकेत को बताता है। किसके संकेत को भाई, तो सोडियम Na। और एक और है कोई क्या, हाँ ब्यूना है ना, तब ब्यू हो गया। और N है, तो N पता है N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है एक्राइलो नाइट्राइल। कोई दिक्कत, तो ध्यान में रखिएगा। ब्यूना N में ब्यू मतलब ब्यूटाडाइन, N संकेत बताता है किसके, सोडियम का। और छोटा जो N है, Na जो है वो संकेत है सोडियम का, और कैपिटल N जो एक क्राइलोनाइट्राइल को मतलब। क्वेश्चन आ चुका है कि ब्यूना N में ब्यू का मतलब क्या है, तो ब्यूटाडाइन। नोट कीजिए इसको जल्दी। नोट कर लिए होंगे, रोक के लिख लीजिएगा, बढ़िया है, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला लिखिएगा 11 नंबर एग्जाम्पल लिखिए। 11 में क्या, ब्यूना एस, यहाँ एस कर दिए, यहाँ भी एस कर दिए, सही है। यहाँ हम स्टाइरिन, ठीक है। अब स्टाइरिन है तो अभी तो बताए हैं आपको C6H5 लगेगा, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। मेरा तो लॉटरी लग गया, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, समझ गए ना आप। यहाँ पर एस कर दीजिए, तो लिखिएगा, कुछ खास बात नहीं था। लिखिए इसमें इसका निर्माण क्या, ब्यूटा 1,3-डाइन, इसका निर्माण ब्यूटा 1,3-डाइन तथा स्टाइरिन के योगात्मक सहबहुलीकरण से होता है। योगात्मक सहबहुलीकरण के द्वारा होता है। योगात्मक सहबहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया। टॉपिक डालने के बाद वो लिखना था, जल्दी नोट कीजिएगा। इधर अभी नोट नहीं कीजिए, हटा देते हैं इसको हम। चल दो, जल्दी नोट कर लो इसको। चलिए, उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। हाँ, तो नीचे लिखिएगा या रोक के लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट या रोक के। चलिए अब नीचे लिखिए, यह एक संश्लेषित रबर है। यह एक संश्लेषित रबर है। अगला लिखिएगा, इसे स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर
SBR। इसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR भी कहते हैं। इसे स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR भी कहते हैं। SBR भी कहते हैं। हो गया, आगे लिखिएगा। इसका उपयोग टायर रबर ट्यूब, ईंधन टैंक इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। हो गया, ये भी लिख लीजिएगा। ब्यूना एस में सबका मतलब क्या क्या है सो लिख लीजिए। ब्यूना एस में ब्यू क्या बताता है? ब्यूटाडाइन। Na का संकेत सोडियम, ठीक है, और S का मतलब क्या? स्टायरीन। S का मतलब स्टायरीन। हो गया, चलिए लिख लिए होंगे। अब दूसरा इसी का टॉपिक डालिएगा, संघनन बहुलक। पहले इसको हटा दें, 1 रोक के लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिएगा क्या? नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, संघनन बहुलक। इंग्लिश कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। संघनन बहुलक, इंग्लिश कंडेंसेशन पॉलीमर। संघनन बहुलक, इंग्लिश कंडेंसेशन पॉलीमर। लिख लिए। पहली बात कि इसके एकलक में संघनन होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें विलोपन होगा, मतलब जल, अल्कोहल, अमोनिया बाहर निकलेगा। तीसरी बात, इसके एकलक जो होंगे वो संघनित होंगे, मतलब यहाँ जो क्रियात्मक समूह होंगे, मतलब इसके एकलक में द्वि अथवा त्रिक्रियात्मक समूह होगा, मतलब इसमें OH हो सकता है, अल्कोहल, NH2 एमीन, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब उसमें जैसे एकलक में कार्बन कार्बन द्विबंधन था, उसी तरह से इसके एकलक में ना OH, NH2 क्रियात्मक समूह होंगे। क्या होंगे? क्रियात्मक समूह। समझ गए? कोई दिक्कत? और हाँ, इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको हम लोग श्रृंखला वृद्धि बोलते हैं। इसमें ना पद स्टेप बाय स्टेप होता है और हर पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, तो लिखिएगा इसमें पहले संघनन बहुलक में परिभाषा इसका लिखिए जल्दी शिनमा। वैसे बहुलक जिसका निर्माण द्वि अथवा त्रि क्रियात्मक समूह युक्त
क्रियात्मक समूह युक्त एकलक के अणुओं के संघनन से होता है उसे संघनन बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संघनन बहुलीकरण कहते हैं। संघनन बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा। इस प्रक्रिया में सरल अणुओं जैसे जल, अल्कोहल, अमोनिया इत्यादि का विलोपन होता है। बढ़िया। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है इसके, और हम लोग पढ़ेंगे सब। तो पहले इसका एग्जाम्पल लिखिएगा सर, लिखिए साथ साथ में। नायलॉन से स्टार्ट करते हैं। नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ठीक है, उसके बाद बताइए, उसके बाद हो जाएगा डेक्रॉन, इसी का नाम है टेरिलिन। और बताइए ग्लिप्टल, और कुछ? हाँ है। ग्लिप्टल के बाद बताइए बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, PHB भी ETC कर देते हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए एक दोनों का अंतर जान लेते हो, तो लिखिएगा योगात्मक तथा संघनन बहुलक में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, योगात्मक तथा संघनन बहुलक में अंतर। योगात्मक तथा संघनन बहुलक में अंतर। एक साइड में लिखिए योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, और दूसरे साइड में लिखिएगा संघनन बहुलक। एक साइड में लिखिए योगात्मक बहुलक और दूसरे साइड में लिखिएगा संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक और दूसरे साइड में संघनन बहुलक। हो गया। चलिए, और योगात्मक बहुलक में लिखिएगा इसका निर्माण योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका निर्माण योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा होता है। हो गया, प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तो बताए हैं। उधर लिखिए इसका निर्माण संघनन ना, इसका निर्माण संघनन अभिक्रिया के द्वारा होता है।
इसका निर्माण संघनन अभिक्रिया के द्वारा होता है। संघनन अभिक्रिया के द्वारा होता है। बढ़िया। अब अगला लिखिए योगात्मक बहुलक के नीचे दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इस बहुलक के निर्माण में सरल अणुओं जैसे जल, अल्कोहल, अमोनिया इत्यादि का विलोपन नहीं होता है। उधर लिखिए। इस बहुलक का निर्माण में सरल अणुओं जैसे जल, अल्कोहल, अमोनिया इत्यादि का विलोपन होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। इसके एकलक, ऐसा पॉइंट आपको बता चुके हैं। इसके एकलक क्या याद है? क्या? असंतृप्त। इसके एकलक सामान्यतः असंतृप्त यौगिक होते हैं। इसके एकलक सामान्यतः असंतृप्त यौगिक होते हैं। इसके एकलक सामान्यतः असंतृप्त यौगिक होते हैं। उधर लिखिएगा। इसके एकलक द्वि अथवा त्रि क्रियात्मक समूह युक्त होते हैं। द्वि अथवा त्रि क्रियात्मक समूह युक्त होते हैं। हो गया। आगे लिखिएगा। इसके बहुलक का, समझ गए ना सब? इसमें द्वि बंधन होगा, उसमें क्रियात्मक समूह होगा। क्रियात्मक समूह भी कौन सा? अल्कोहल OH, एमीन NH2, COOH कार्बोक्जिलिक एसिड। अगर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बहुलक का मूलानुपाती सूत्र एकलक के समान होते हैं। कहीं कि सर कैसे? आप देख लीजिए। चलो टेफ्लॉन बनाओ। तो CF2 डबल बॉन्ड एकलक यही है ना? है ना एकलक? बहुलक बना दो। तो CF2 और घेर के N। अब तुम ही बता दो ना। कार्बन कार्बन फ्लोरीन 2 बार, कार्बन कार्बन फ्लोरीन 2 बार, कहाँ चेंजिंग है? तो समान होते हैं। आगे लिखिएगा। उधर लिखिए। उधर समान नहीं होते क्योंकि उसमें जल बाहर निकलते हैं, तो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब किसी चीज़ को बाहर निकाल दीजिएगा तो वहाँ तो उतना घटेगा ही नहीं। जल निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जब उसको बाहर कीजिएगा तो उधर तो घट ही जाएगा ना। एकलक में से हम बाहर करेंगे तो बहुलक में तो उतना कम ही होगा ना। तो लिखिएगा नेक्स्ट एरो। इसी में इधर एरो देके लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बहुलक का मूलानुपाती सूत्र एकलक के समान
नहीं होते हैं, एकलक के समान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। इसे योगात्मक बहुलक में इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। क्यों? अभी तो आपको बताए तो थे कि इसमें चेन होता है, पहले चेन बनेगा, स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा चेन का, कोई स्टार्ट करने वाला आएगा, स्टार्ट करके आगे बढ़ेगा, आगे जब बढ़ जाएगा तो फिर रुकेगा। मतलब इसमें हर स्टेप एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब चेन जब स्टार्ट नहीं होगा तो क्या आगे बढ़ पाएगा? और आगे अगर आगे जा रहा है तब तो हम रोक पाएंगे ना। तो यही सब बात है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ, इसमें चेन बढ़ता। अगला लिखिएगा उधर, इसे पदस वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। पदस वृद्धि बहुलक मतलब स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। इसे पदस वृद्धि बहुलक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, दोनों का लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इधर एग्जाम्पल किसका लिख लीजिएगा? योगात्मक का। तो पीवीसी, टेफ्लॉन, पैन इत्यादि कर दें। चलो, और उस साइड में क्या लिख लीजिएगा? उधर लिख लीजिए एग्जाम्पल में नायलॉन सब, और बता दो डेक्रॉन बेकेलाइट इत्यादि इधर भी कर दो, लास्ट लिख लीजिएगा। कितना नंबर पॉइंट होगा आपको पता होगा? छठा या सातवां पॉइंट होगा, 6 पॉइंट जो भी हो। हो गया, चलिए हटा देते हैं। अब लिखिएगा संघनन बहुलक का वर्गीकरण। संघनन बहुलक का वर्गीकरण, संघनन बहुलक का वर्गीकरण, जिसमें फर्स्ट लिखिएगा पॉली एमाइड, पॉलीएमाइड। लिख लिए? पता है पॉलीएमाइड क्या है? इतना को बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और NH, इसी को बोलते हैं पॉलीएमाइड। मतलब पॉलीएमाइड मतलब इतना होना चाहिए। और पता है यही कहलाता है एमाइड लिंकेज, एमाइड बंधन, जिसमें आपको पता है इतना जो भाग देख रहे हैं ना आप, यह होता है कार्बोक्जिलिक अम्ल का, और इतना जो भाग आप देख रहे हैं वो होता है NH2 का। मतलब अगर पॉलीएमाइड बनाना है तो उसकी एकलक में कार्बोक्जिलिक अम्ल भी होंगे और एमीन भी होंगे, ये डेफिनेटली होंगे ही होंगे। ठीक है, तो पॉलीएमाइड मतलब एमाइड बनाना, और एमाइड इतना तो होना ही चाहिए इस तरह के एकलक बहुलक में। और दूसरी नंबर बात कि उसके एकलक में COOH होना चाहिए और NH2 होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो लिखिएगा वैसे संघनन बहुलक जिसमें एमाइड लिखा होगा, जिसमें एमाइड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा,
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ NH ब्रैकेट बंद करके एमाइड बंधन उपस्थित होते हैं, एमाइड बंधन उपस्थित होते हैं, एमाइड बंधन उपस्थित होते हैं, उसे पॉलीएमाइड कहते हैं, उसे पॉलीएमाइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीएमाइड कहते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए जल्दी। सब इसका पता है, इसका दूसरा नाम नायलॉन होता है, बेहतर नायलॉन से हम इसको संबोधित करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो उदाहरण लिख लीजिएगा, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 और नायलॉन 2, नायलॉन 6 और तो नायलॉन 6। यही सब नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, इसको तुरंत नोट कीजिए। लिख लिए होंगे। चलिए अब एक एक करके पढ़ते। टॉपिक डालिए नायलॉन 6,6, टॉपिक का नाम डालिए नायलॉन 6,6। पहले इंग्लिश हिंदी लिख लेते हैं, नायलॉन नायलॉन 6,6 इंग्लिश। बढ़िया है। चलिए एकलक क्या है इसका, तो इसका एकलक है फर्स्ट क्या, हेक्सा मिथिलेन डाइएमीन। इंग्लिश लिख देते हैं, हेक्सा मिथिलेन डाइएमीन, हेक्सा मिथिलेन डाइएमीन। ठीक है, हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन मतलब CH2, डाई मतलब 2 और एमीन मतलब NH2। तो फार्मूला क्या होगा इसका, NH2 CH2 कितना बार, 6 बार और NH2। समझ गए क्यों, हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन मतलब CH2, डाई मतलब 2 और कौन एमीन मतलब NH2, NH2 2 बार इसलिए डाई एमीन। ठीक है, दूसरा इसका जो होता है वो होता है एडीपिक अम्ल, इंग्लिश एडीपिक एसिड। फार्मूला यही होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडीपिक अम्ल। तो पहले इसमें लिखिएगा, पहले नायलॉन 6,6 में एरो देके लिखिएगा, इसमें एरो देके जल्दी से मैं लिखिए। इसका निर्माण उच्च दाब तथा ताप पर, इसका निर्माण उच्च दाब तथा ताप पर, इसका निर्माण उच्च दाब तथा ताप पर हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण
संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया। चलिए इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, एक लक लिखिए और हम नीचे बनाते हैं, फिर आपको समझा देंगे। एक बार ध्यान से देखिए, रुक जाइए पहले। नायलॉन 6 में हेक्सा मिथिलेन डाइमीन हो गया। हेक्सा मतलब 6 बार, CH2 मिथिलेन 2 बार डाइमीन है, एडीपिक अम्ल समझ गए होंगे। और 4 बार CH2 है और 2 बार COOH है, कार्बोक्जिलिक अम्ल। बहुलकीकरण कैसे कराएं? तो इसको भी n बार लिख दिए और इसको भी n बार लिख दिए। बट हम लोग क्या किए थे कि यहाँ NH2 है ना, तो यहाँ से H, यहाँ भी NH2 है तो H को बॉन्ड बन, ठीक है, बाहर कर ली। क्यों? क्योंकि वाटर निकालना है। और इसको भी यहाँ रख दिए। और पता है कितने बार रहेगा? A भी कितना बार रहेगा? n बार। और A भी कितना बार रहेगा? n बार। तो आपको पता है करना क्या है, इस COOH का OH और NH2 का H इतना बाहर हो गया, ऐसे कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। वाटर बाहर हो गया कैसे? H और OH मिलकर क्या हुआ? H2। तो देखिए हम H2 बाहर किए। उसी तरह से यह OH और अगला का H बाहर हुआ, उसी तरह से इसका H और पिछला का OH तो बाहर हो जाएगा। तब बचेगा क्या क्या? बोलिए। देखिए बॉन्ड बॉन्ड, सही है। NH NH, CH2 6 बार, CH2 6 बार, NH NH। अब यहाँ से यहाँ तो निकल गया वाटर, माइनस का मतलब निष्कासित हो गया। तो NH किससे जुड़ जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फिर CH2 कै बार है? 4 बार। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड घेर के लिख दिए, इसी का नाम क्या है? नायलॉन 6। अब कहिएगा कि ये पॉलीएमाइड कैसे है? तो देखिए ना, ध्यान से देखिए आप, दिख गया ये है या नहीं है? एमाइड है या नहीं है? देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, आपको पता चल गया होगा। कोई प्रॉब्लम? तो क्या करना है, इसका OH और इसका H बाहर कर देना। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी पूरा लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्क्रीनशॉट का हम इंतज़ार करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाइए। 1 2 3 4 5 रेडी। चलिए नीचे लिखिएगा। नीचे लिखिए, यह एक रैखिक बहुलक है। यह एक रैखिक बहुलक है जिसकी तनन क्षमता उच्च होती है। तनन क्षमता, रैखिक बहुलक समझ गए होंगे। यह एक रैखिक बहुलक है जिसकी तनन क्षमता उच्च होती है। हो गया। अगला लिखिएगा, इसका उपयोग
इसका उपयोग सीट, ब्रश, देखिए होंगे ना ब्रश में जो धागा जैसा रहता, सीट, ब्रश, जाल, सीट, ब्रश, जाल, रस्सी, पैराशूट, पैराशूट, कपड़ा, कपड़ा इत्यादि, कपड़ा इत्यादि बनाने में किया जाता है, कपड़ा इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है। एक और बात, यहाँ 6 क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 6 की पता है, ये बताता है कि 6 नायलॉन 6 में 6 बताता है कि इसमें 2 एकलक है। हाँ है 2 एकलक, और दोनों एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। काउंट कर लो, ब्रैकेट के अंदर में 1 बार है, बाहर में 6 से गुना किए 6 गो, ब्रैकेट के अंदर में एगो है, बाहर में 4 गो है, तो 4 और एगो ई 5 और एगो 6, तो देखिए 1 4 5 और 1 6, यहाँ भी 6, तो लिख लीजिएगा। इस बहुलक में 6 का मतलब है कि इस बहुलक में 6 का मतलब है कि इसके दोनों एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसके दोनों एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है, 6 है। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है, 6 है। हो गया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक डालो, नायलॉन 610। चलो यहाँ 10 कर दिए, पता है सब ऐसा ही रहेगा, ये बस चेंज हो जाएगा, सेबासिस अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4 के जगह पर क्या लिख देंगे, 8, ये सब ऐसे ही रहेगा, ये 8 और ये कितना हो जाएगा, 8 10। मुझे कुछ नहीं बताना, आपको पता है कुछ खास नहीं था, बस यहाँ एक में 6 कार्बन और एक में 10, कैसे 10, 8 9 और 1 10, तो लिख लीजिएगा नायलॉन 610। पहले टॉपिक बनाइए, नायलॉन 610, नायलॉन 610 टॉपिक बना लिए। अब लिखिएगा इसमें, इस सहबहुलक का निर्माण, इस सहबहुलक का निर्माण हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन तथा सेबासिस अम्ल के संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है, संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। चलो अब यहाँ से आपको लिखना था, यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं, स्क्रीनशॉट या रोक कर, 1 2 3 4 5, डन। रोक के स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। अब नीचे लिखिए, इसका उपयोग कपड़ा, रस्सी, गलीचे इत्यादि बनाने में किया जाता है, कपड़ा, रस्सी, गलीचे इत्यादि बनाने में किया जाता है, इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, हटा देते हैं क्योंकि अब इससे मिलता जुलता है नहीं कोई। नायलॉन 610 में 610 का मतलब समझ में आ गया ना, एक एकलक में कार्बन परमाणु की संख्या 6 है। लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, नीचे लिखिएगा, इस बहुलक में 610 का मतलब है कि इसके
इसके एक एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6, कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 तथा दूसरे एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 है। कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 है। ठीक है, चलिए एक में 6 और एक में 10। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6 हिंदी आपको वही होगा क्या? नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6। पहले तो इसमें लिखिएगा इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ग्लाइसिन से और एमिनो कैप्रोइक अम्ल से। तो नीचे लिखिए इसमें इसका निर्माण ग्लाइसिन तथा एमिनो कैप्रोइक अम्ल के संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। हो गया? अब बनाना है, कैसे बनाओगे जल्दी बोलो। 2 और 6 का मतलब समझ में आ गया ना? हम लिखाएंगे ना, देख लीजिए 2 तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और 6 तब 5 और 1 6। कैसे बनाओगे? यही काम करना है, बोलो कैसे लिख दे? HNH CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ OH कै बार? N बार। A भी कै बार? N बार। ऐसे ही लिख दे। यहाँ पर C2H5 5 बार, C2CH2 5 बार और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ OH। क्या करोगे? NH2 को बाहर निकालो। यह क्या है? बहुलीकरण। करना क्या है तो बोलिए। इसका H, इसका OH और इसका H बाहर निकाल दो। उसी तरह से इसका H और इसका OH बाहर निकाल दो। कुछ खास नहीं बात है, बस अब जो बचा हुआ उसको जोड़ो। बोलो जल्दी से। क्या बचा हुआ है? NHCH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इससे जुड़ गया NH। C2H5 कितने बार? 5 बार। और घेर के कितना बार लिखेंगे? N बार। यही क्या है? नायलॉन टू नायलॉन 6। बढ़िया है, नोट कर लीजिए। ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये क्या है? एमाइड ही है। पहले इसको जल्दी लिखिए, कुछ खास बात नहीं था। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए लिख लिए होंगे। हाँ, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें। ये जैव बहुलक है, जैव निम्नीकरणीय क्या है, आगे पढ़ाएंगे, सर गल जाता है। तो नीचे एक लाइन लिखिएगा इसमें, एरो देख के लिख लीजिएगा। यह एक जैव निम्नीकरणीय, यह एक जैव निम्नीकरणीय संघनन, जैव निम्नीकरणीय संघनन, जैव निम्नीकरणीय संघनन सहबहुलक है, संघनन सहबहुलक है। हो गया। चलिए अब इसको हटा देते हैं, लिख लिए होंगे, बहुत टाइम था। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नायलॉन 6। नायलॉन 6, नायलॉन 6 हिंदी क्या बताना आपको, यही नायलॉन 6। चलो एकलक एक ही होगा, कार्बन 6 होगा, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम कैसा होता है, NH CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, यही होता है। 6 कार्बन है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो लिखिएगा, पहले इसमें लिख लीजिए, इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम, इसका निर्माण कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से होता है, उच्च ताप पर गर्म करने से होता है, उच्च ताप पर गर्म करने से होता है। हो गया। आगे लिखिएगा, इस बहुलक में 6 का मतलब है कि इसके एकलक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एरो देखें, इसके द्वारा क्या, रस्सी टायर कोड कपड़ा इत्यादि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बनेगा कैसे, इसको जल मिला के गर्म करेंगे, तो कर दीजिए ना, n बार रख लिखिए यहाँ, बोलिए, NH CH2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जल मिलाकर अगर इसको गर्म कीजिएगा ना, तो ये कैप्रोइक अम्ल में चेंज हो जाता है, या सिंपल में भी समझ सकते कि यहाँ पर ये ब्रेक कर जाता है।
और क्या बन जाएगा ज़रा बोलिए तो, NHC2H कै बार है, 1 2 3 4 5 बार, चलो 5 बार। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड घेर के कितना बार लिख दे, N बार। यही क्या कहलाता है, नायलॉन 6। यही क्या कहलाता है, नायलॉन 6। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नोट कीजिए जल्दी। जल मिला के गर्म करेंगे ना तो कैप्रोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा और वह ऐसा बना लेगा। जल्दी नोट कीजिए। काउंट करें, 1 2 3 4 5, डन। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा जल्दी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालेंगे पॉलिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं पॉलिस्टर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए पॉलिस्टर, इंग्लिश वही पॉलिस्टर। नोट कर लीजिए। इस संघनन बहुलक का दूसरा प्रकार है। पहला था पॉलीएमाइड, दूसरा है पॉलिस्टर। इसको हटा देते हैं ना, 1 2 3 4 5। चलिए टॉपिक का नाम डालिएगा क्या, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर डालिए। देखिए इसमें ईस्टर होगा, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इतना होना चाहिए। अभी इतना कहाँ से आएगा, तो इसके लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो OH चाहिए अल्कोहल, जिसका H निकालेंगे, और दूसरा COOH चाहिए। ठीक है, तो OH 2 बार रहेगा तो इसको डाइऑल बोलते हैं, क्योंकि OL 2 बार, अल्कोहल 2 बार, और कार्बोक्सिलिक एसिड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ का देखिए ना, यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल दीजिए, तो क्या बच गया बोलो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया ना, इतना होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा वैसे संघनन बहुलक, तो वैसे संघनन बहुलक जिसमें ईस्टर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ईस्टर। एमाइड में क्या क्या था, एमाइड में था कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ NH2 और यहाँ पर OH के साथ COOH। ईस्टर ब्रैकेट में लिख लिए, बंधन उपस्थित होते हैं उसे पॉलिस्टर कहते हैं, उसे पॉलिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, डिक्रॉन, इसी का दूसरा नाम है टेरिलिन, और लिख लीजिए ग्लिप्टल, और एक और लिख लीजिए PHB भी लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, डिक्रॉन, टेरिलिन, ग्लिप्टल, PHB भी पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए।